जैसा कि दोस्तों विदित है कि पिछले जितने भी मेरे वीडियोस अपलोड किए मैंने मेरे चैनल पे, उसमें अपने कंप्यूटर का डेमो देखा होगा। पॉलिटिकल साइंस का मैंने 2-3 वीडियोस डाले डेमो के रूप में, एक बार उन्हें ज़रूर आप देखें। साइंस के भी मैंने 5-7 वीडियोस डाले और इंग्लिश के भी मैंने 5-7 वीडियोस डाले। उन सब के बाद में अपना जो अहम जिस पर बच्चों का पूरा फोकस रहता है और वैसे भी इम्पोर्टेंट भी रहता है, तो अपने क्षेत्र से संबंधित है राजस्थान जीके। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं राजस्थान जीके लूँगा। मैं राजस्थान जीके शुरुआत से नहीं लूँगा कि राजस्थान की आकृति कैसी, विस्तार कैसा, वो तो सब पढ़ते। अपन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स 1 बाय 1 लेंगे, एक जिससे संबंधित अनिवार्य रूप से प्रश्न भी आता है। जैसे प्रजामंडल ले लो, एक प्रश्न पक्का है उसका। रीति रिवाज ले लो, एक प्रश्न उसका 100% पक्का है, ठीक है ना। वही राजस्थानी शब्द आते और उनका अर्थ क्या होता है नीचे उस प्रथा या रिवाज को बताना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके प्रश्न बनते ही है, ठीक है ना। 1-2 युद्ध के प्रश्न है तो युद्ध के प्रश्न बढ़ेंगे ही, कौन से सन में हुए, साके वगैरह सारे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेलों का एक प्रश्न फिक्स है, ठीक है। कौन सा स्थान कहाँ है, किला है तो किलों के संबंध में कौन से किले कहाँ है, उन सारे टॉपिक्सों को देखते हुए दोस्तों आज शुरुआती क्रम में मैं राजस्थान में आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। राजस्थान के राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान, ठीक है ना। तो अपन लेंगे आज के टॉपिक्स में दोस्तों प्रमुख रीति रिवाज। रीति रिवाज सर, ये रीति रिवाज क्या होते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान से लेके ठेठ अंत्येष्टि तक उन 16 संस्कारों के बीच में व्यक्ति जीता है। उसमें उनको कई रीति रिवाजों का, सामाजिक बंधनों का, नियमों का पालन करना पड़ता है। जिसमें से कुछ रिवाज विवाह संबंधित भी होते, कुछ मूर्ति संबंधित भी होते, कुछ अन्य भी विशेष रीति रिवाज होते हैं। उसी क्रम में अपन पहले दोस्तों आज लेंगे विवाह संबंधित रीति रिवाज। विवाह, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार कई एग्जामों में आता ही है डेफिनेटली। तो विवाह से संबंधित आप हेडिंग डाल देंगे, विवाह से संबंधित जो भी अपना रिवाज या रीति रिवाज है वो। जिसके पहले क्रम में अपन लेंगे इसे सगपण या टीका भी बोलते हैं। यहाँ देसी शब्दों का भी प्रयोग होगा, राजस्थानी शब्दों का उसमें भी जाते हैं। सगपण से आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, सब अपने एरिया से ही मिलेंगे। सगपण या टीका क्या होता है? तो ये एक प्रकार की क्या होती है, काय की रस्म होती है, सगाई की रस्म होती है। विवाह नहीं होता है, यहाँ पे एंगेजमेंट होती है, सगाई की रस्म है। उस सगाई की रस्म को क्या बोलते हैं? सगपण या टीका। तो पहला जो रीति रिवाज था उसमें अपन ने सगाई पढ़ी। आशा करता हूँ काफ़ी दोस्तों की अभी सगाई नहीं हुई होगी तो जल्दी हो जाएगी। और उसके बाद में जो आने वाली भयंकर विपदाएं, विवाह वगैरह सारे हो जाएंगे, बच्चों के बाप भी बन जाएंगे। तो पहला जो रीति रिवाज है, आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक नोट करते रहेंगे। सगपण या टीका और विवाह, ये जो रस्म होती है या रिवाज होता है, ये क्या होता है? सगाई की रस्म, जिसमें वर वधू के बीच में रिश्ता तय होता है और उसकी सगाई कर दी जाती है। नेक्स्ट अपन दूसरे क्रम में लेंगे नंबर 2, इकताई। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे विशेष। इकताई क्या होता है सर? शुभ मुहूर्त में अनिच्छा चौकड़िया वगैरह देख के शुभ मुहूर्त में दर्जी द्वारा, जो टेलर होता है, शुभ मुहूर्त में दर्जी द्वारा वर
व वधू के कपड़ों का माप लेना। कपड़ों का माप लेना। ये दोस्तों क्वेश्चन यूपीएससी और आईएएस आरएस लेवल का है और कई बार ये पूछा जा सकता है। जेलर में भी ये पूछा गया है, जेलर के एग्जाम में भी। तो एकता ही है, इसको आप थोड़ा नोट करेंगे। विशेष शुभ मुहूर्त में दर्जी द्वारा वर व वधू के कपड़ों का माप लेना। इसी क्रम में अपन तीसरा पढ़ेंगे, नंबर 3, बांध या जिसका दूसरा नाम है पाठ बैठना। सब जानते हैं पान या बाट पे पाठ बैठना। विवाह से कुछ दिन पूर्व वर वधू को पाठ बिठाया जाता है, यानी कि विवाह की जो रस्म होती है वो विधिवत जो कार्यक्रम शुरू होता है विवाह का, तो पान या पाठ बैठने के बाद, यानी वर और वधू जब पाठ बैठ जाते हैं, उस पाठ बैठने के बाद, ठीक है ना, कई जगह ग्रामीणों में तो अभी तक रिवाज है कि पाठ बैठने के बाद वो दूल्हा नहाता तक नहीं है, कहीं हल्दी का लेप नहीं उतर जाए, और उसके बाद जब उसकी बारात रवाना होती है उस दिन उसको नहला धुला के बढ़िया नए कपड़े पहना के। तब हमारे टाइम में तो इस तरह का होता था। आजकल तो सोशल मीडिया का युग आ गया है, बिना नहाए धोए और पार्लर में गए बिना रहा नहीं जाता। बाकी एक्चुअल में देखे तो इसमें ये रिवाज होता था सर कि क्या करते थे, जब पाठ बैठने के बाद वर हो या वधू हो, उनको बाहर भी निकलना हो तो 4-5 के साथ असिस्टेंट रहते थे, साथ में एक किसी डाकिन का या भूत का उस पर छाया न पड़े, इसीलिए उसके पास में चूड़ा भी रखते थे। आजकल तो चूड़े को हथियार की श्रेणी में ले लिया, तो सर रिवाज समय के अनुसार थोड़ा बदलना भी पड़ता है। तो अब बांध या पान बैठना को अपन क्या कहेंगे, बस यह पाठ बैठने के बाद ये समझ लो आप, विवाह संबंधी जो रस्म है, विवाह की रस्म का विधिवत प्रारंभ, बस यहाँ से विधिवत प्रारंभ है। अब इसके 2-4 दिन बाद सीधी, किसी के 3 दिन बाद, किसी के 5 दिन बाद, जो भी मुहूर्त है उसके अनुसार शुरुआत हो जाती है, फिर उसके बाद में विवाह हो जाता है। पाठ बैठने के 4 या 5 दिन रोज बाद में उसका क्या हो जाता है, विवाह। तो ये तीसरी रस्म थी दोस्तों, पाठ बैठना। चौथे क्रम में अपन लेंगे बरी, या जिसको बरी भी कहते हैं, पडला। ये दोस्तों अपने पटवार 2011 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। पटवार 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें ये क्या होता है सर, बरी या बरी पडला। बरी पडला क्या होता है? बरी पडले में कुछ नहीं होता है, जो वर पक्ष होता है, वर पक्ष द्वारा वधू के लिए, वर पक्ष द्वारा वधू के लिए जो भी कपड़े हैं, गहने हैं इत्यादि सामग्री लाना, ठीक है ना। तो किसके द्वारा लाया जाएगा? वर पक्ष द्वारा। और किसके लिए? वधू के लिए, यानी जो शादी करने जा रहा है और जिससे शादी करने जा रहा है उसके लिए कपड़े हैं, गहने हैं, जो भी उसकी इच्छा अनुसार जो भी है उसको बरी या भरी पडला कहते हैं। और ये वहाँ विवाह के जस्ट पहले दिए जाते हैं, जिसे दुल्हन धारण करके शादी के अपने मंडप में आती है दोस्तों। उसके अगले क्रम में आप 5वां देखेंगे, कांकण, डोला कह लो या डोडा कह दो, एक ही बात है। यह भी कई बार पूछा गया है, काकन, डोला या डोडा। डोडा क्या होता है सर? इस रिवाज में क्या होता है, वर हो या वधू हो, विवाह से पूर्व उसके जो दाहिने हाथ ले लो या बोले दाहिने पैर में मौली के धागे में 5 चीजों का मिश्रण करके वो बांधा जाता है, और ये शादी तक उसको दाहिने पैर में भले रखो या दाहिने हाथ में रखो, वो रखना ही पड़ता है। तो 5 सामग्री में अपन वर और वधू दोनों में लागू होगा। ये नहीं कि काकन डोरडा है जो वरी बांधेगा या वधू ही बांधेगी, वर और वधू दोनों द्वारा, वर और वधू दोनों द्वारा। अब काकन डोलने में क्या क्या चीज आती है वो देख लीजिए आप। कोड़ी,
कौड़ी के रूप में रुपए पैसे वगैरह डाल देते हैं, सिक्का कोई भी डाल दो। फिर तांबा, लोहा, लवंग, ठीक है ना, कौड़ी, लाख, लोहा, लवंग, और उसके बाद में और ये जो चूड़िया वड़िया बनती है ना लाख की, तो वो लाख, तो ये 5 चीजों का मिश्रण होता है यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है ना। इनको काय में बांधना, मौली आती है ना, मौली आपने देखा होगा, मौली शुभ मुहूर्त में बांधते हैं, मौली के धागे में बांधकर, कहाँ बांधना सर, वर और वधू के किसके, या तो दाहिने हाथ में, और दाहिने हाथ में नहीं बांधे तो फिर दाहिना पैर तो है ही, और ये शुभ माना जाता है। बाया तो वैसे शुभ मानते ही नहीं, दाहिने हाथ में या दाहिने पैर में। तो काकन डोलडा जो दोस्तों है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, इसको विशेष रूप से आप देखेंगे, ये कई एग्जामों में रिपीटेशन हो गया। यहाँ मैं एग्जाम्स लिखने जाऊँगा तो कम से कम 10-12 एग्जाम के नाम है। तो कहना का मतलब मैं कहना पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी मैं आपको कह रहा हूँ उसकी जो को गौर से पढ़ेंगे तो अपना जो टॉपिक है ये, इसको थोड़ा रोचकता से लेंगे और इनको पढ़ने मात्र से याद हो जाएगा। आप 2-4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अपन देसी रीति रिवाज में मारवाड़ से बिलोंग करते हैं तो अपने लिए बड़ी बात होती नहीं है। तो दोस्तों ये थे अपने 5 रिवाज। छठा रिवाज लेते हैं अपन। जो रिवाज है जिसे सामेला बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी कभी कभार आ जाता है मधुपर्क, सामेला या मधुपर्क। ये क्या होता है सर, जब बारात पहुंचती है ना, बारात पहुंचेगी दूल्हे की कहाँ, वधू के घर, तो सामेला कौन करेगा, वधू पक्ष वाले करेंगे। तो बारात के पहुंचने पर वधू पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म, यानी स्वागत जो किया जाता है दूल्हे का और दूल्हे के साथ आए हुए उन सब लोगों का, विशेषकर दूल्हे का ही स्वागत होता है सामेला में। यानी सामेला करके उसको बिल्कुल आरती उतार के उसको उसके घर में एंट्री देते हैं, क्योंकि शादी करने आया जमाई राजा आए तो उसका सामेला होगा। मधुपर्क भी बोलते नाम से भी कभी आ जाता है। तो बारात के पहुंचने पर वधू पक्ष द्वारा स्वागत की जो रस्म होती है उसे क्या कहेंगे, सामेला। अगले क्रम में दोस्तों अपन 7वां लेते हैं, परीक्षा और परीक्षा के योग्य है, जिसे हथलेवा या पाणी ग्रहण कहते हैं। हथलेवा या पाणी ग्रहण कहते हैं, हथलेवा या पाणी ग्रहण। ये जब विवाह हो रहा होता है, जब शादी होती है, तो वर वधू जब सवरी के फेरों में बैठते हैं तो वहां पे हथलेवा का मतलब ही होता है, ठीक है ना। जो शुभ मुहूर्त है, जैसे 12:05 पे शादी होनी है रात को, ठीक है ना, 12:05 पे, तो उस समय ही वो पंडित क्या करता है, वधू का जो हाथ होता है वो वर के हाथ में दे के उसके ऊपर कपड़ा बांध देता है। बस जीवन भर के लिए जीवन संगिनी बन जा रही है। तो हथलेवा या पाणी ग्रहण क्या होता है, बस आज से ये हथलेवा यानी हाथ को हाथ में थमा दिया, मतलब ये इसकी पत्नी बनने जा रही है और जिंदगी भर इसके साथ में इसका जीवन गुजारेगी। तो हथलेवा में आप क्या लिखेंगे, वधू का हाथ वर के हाथ में देना, ठीक है ना, वधू का हाथ वर के हाथ में देना। 8वां दोस्तों अपन पढ़ेंगे आज कन्यादान। अब इससे तो सब वाकिफ है, कन्या की शादी हो रही है तो कन्या पक्ष वाले, उसके माता पिता है, उसके काका काकी है, चाचा चाची है, मामा मामी है, भाई है, बहन है, वो सभी कोई ना कोई राशि देता है, कोई गहना देता है, कोई कुछ देता है। तो समस्त जो राशि देती है वो क्या कहलाती है, कन्यादान कहलाती है। तो वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष यहाँ नहीं देगा, वधू पक्ष द्वारा वधू को दी जाने वाली उपहार ऑब्लिक कह दो आप चाहे तो भेंट सामग्री। इस भेंट में आपको बर्तन वगैरह भी देते, दो सहेलियां भी आती है, दोस्त भी आती है, इनकी कन्या की सहेलियां भी आती है, तो बर्तन भी होते हैं इसमें, ठीक है, गिफ्ट आर्टिकल्स भी होते हैं। उसके साथ में अपने घर वाले बड़ी बड़ी राशि भी देते हैं।
पिता द्वारा भले 50,000 रुपये दे दिए जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सारा दान है वो कन्या के पक्ष में जाता है, इसलिए कन्यादान यानी पिता इस कन्यादान का यूज नहीं करता। कन्यादान का यूज वो कन्या ही करेगी और अपने ससुराल में जाके उसका उपयोग करेगी, यानी कि वो जो पियर पक्ष होगा, वधू वाला घर, वो इस कन्यादान को। और यहाँ तक मैं आपको दोस्तों बता दूं अपना रिवाज कि जिस दिन लड़की की शादी होती है तो उसकी सुबह से लेकर जब तक शादी की रस्म पूरी नहीं हो जाती, तब मैं आपको बता दूं कई माता पिता तो व्रत रखते हैं, ठीक है ना, खाना तक नहीं खाते। जब ये काम पड़ जाता है, निबड़ जाता है, यानी पूरा हो जाता है, तब खाना ही खाता है। उसके बाद तो दान तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हर कोई देता है, लेकिन माता पिता जब विदाई देनी होती है तब तक खाने के दे, विदाई देने के बाद खाना खाते हैं। तो ये कहलाती है दोस्तों अपना कौन सा रिवाज, कन्यादान। नवमे रिवाज के रूप में अपन पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूँ, अभी आपको बताया ही भी है मैंने, ये अलग से पूछा जाता है इसलिए मैंने उसके साथ में नाम नहीं बताया आपको। ये कन्यावल या अकनाल क्या होता है, मैंने अभी आपको एक बात बताई। माता पिता में क्या कहा ना, शादी होने तक भूखे रहते, यानी खाना नहीं खाते। साथ में चाहे तो भाई भी रख सकता है, उसकी बहन भी रख सकती है, उसके घर वाले चाहे जो व्रत रख सकते हैं, क्योंकि आज घर से किसी एक मेहमान की विदाई हो रही है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उस दिन पूरे दिन भूखे रहते हैं, और शादी की जब विदाई हो जाती है दुल्हन की, उसके बाद में उस व्रत को खोलते हैं। तो ये कन्यावल, इस व्रत को क्या कहेंगे, कन्यावल या अकनाल, यानी कि जब तक विवाह की रस्म पूरा नहीं होती, विवाह की रस्म पूरी होने तक माता पिता भाई बहन, चाहे तो उसका कोई रिश्तेदार है वो भी रख सकता है, ये व्रत द्वारा रखे जाने वाला व्रत। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कन्यावल या अकनाल बोलते हैं, और ये भी कई बार कन्यादान के साथ में पूछ लिया जाता है। कई कन्यादान नहीं पूछते क्योंकि ये तो बहुत ही सरल होता है, ये ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं, और कई एग्जामों में इसको पूछ भी लिया, कन्यावल या अकनाल। नेक्स्ट अपन 10वां दोस्तों लेते हैं। 10वां अपन लेते हैं बाला चुनड़ी। नाम भी सुना होगा बाला चुनड़ी पे, तो कई भजन भी है मारवाड़ी में, ठीक है। ये बाला चुनड़ी क्या है और कौन लाता है? ये जो वधु पक्ष होता है ना, तो वधु पक्ष में वधु का जो मामा होता है, तो मामा किसके लिए लाएगा, वधु के लिए नहीं लाएगा। मामा जो लाएगा ये चुनड़ी, ये मामा अपनी बहन के लिए लेके आता है। मामा यानी वधु का मामा, वधु का जो मामा है वो अपनी बहन के लिए जो चुनड़ी लाता है, जो चुनड़ी लाता है उसे बाला चुनड़ी कहते हैं, उसे बाला चुनड़ी कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? ये वधु के लिए नहीं लाई जाती, वधु का मामा होता है वो, यानी कि वधु की क्या होगी, मम्मी हो गई है, तो वधु की मम्मी के लिए एक चुनड़ी लाते हैं विशेष रूप से। उसी चुनड़ी को पहन के वो शामेला भी करती है और विवाह तक वो पहने रखती है। तो वो चुनड़ी कौन लाता है, वधु का मामा। उस चुनड़ी को क्या कहते हैं, बाला चुनड़ी। अगले क्रम में अपन दोस्तों 11वें में पढ़ेंगे। 11वां रहेगा वो है कवरा जोड़, या जिसे कवर जोड़ भी बोलते हैं। अभी सर आपने बाला चुनड़ी लाई थी, तो वो मामा ने लाई थी, और मामा ने किसके लिए लाई थी, वधु की मम्मी के लिए। तो फिर वधु के लिए भी तो लाएगा, बड़ी बदला पूरा लाते, वो तो वर पक्ष लाता है। तो मामा फिर उस दुल्हन के लिए क्या लाएगा, अपनी भांजी के लिए लाएंगे। तो भांजी के लिए यानी जो वधु है, वधु के लिए मामा द्वारा लाई गई चुंदड़ी, ठीक है ना दोस्तों। इसको कहेंगे अपने कवरा जोड़ या कवर जोड़, आप जो भी है कह सकते हो। बाला चुनड़ी और कवरा जोड़ में ये फर्क है कि बाला चुनड़ी में तो वधु का जो मामा होता है वो अपनी मम्मी के लिए लाता है, और यानी उसकी बहन हो गई, और ये वधु के लिए स्पेशल चुनड़ी लाता है, जिसको चुनड़ी को ओढ़ के वो शादी भी करती है, ठीक है ना। तो ये जो चुनड़ी है वो क्या कहलाएगी, कवरा जोड़। अगले क्रम में लेंगे अपन 12वें में दोस्तों अपन लेंगे मूठ भराई।
ये मूठ भराई क्या होती है? मूठ भराई, मूठ भराई में कुछ नहीं, थाली एक होती है, उस थाली में मुट्ठी भर वर द्वारा सिक्के निकालना एक रिवाज है शादी के समय। तो थाली में पानी वानी भर देते हैं, उसमें फिर सिक्के डाल देते और एक बार एक मुट्ठी भर के निकालना, तो उसको इसलिए उसको मूठ भराई कहते हैं, मुट्ठी भर के निकालता है इसलिए। तो थाली में पानी वानी भर के उसमें सिक्के डाल दिए जाते हैं। तो मूठ भराई की जो रस्म होती है वो भी विवाह में ही होती है। तो दोस्तों ये था अपना 12वां टूंटिया, और स्टार लगा रहा हो, ध्यान से देना। जब 12 रवानगी हो जाती है ना, यानी दूल्हा गया शादी करने, तो 12 रवानगी वहां से हो गई अपने घर से। तो 12 रवानगी के बाद कोई सभी तो भारत में जाते नहीं, तो जो शेष बचते हैं ना स्त्रियां वगैरह, उसकी आस पास पड़ोस की रिश्तेदारों की, ठीक है ना, बुआ मामा चाची जो भी बचती है, तो 12 रवानगी के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला स्वांग जो होता है, स्वांग एक नृत्य के रूप में ले लो, वो स्वांग जो है वो टूंटिया कहलाता है। क्या कहलाता है? टूंटिया। तो टूंटिया को दोस्तों स्पेशल याद करेंगे। 12 रवानगी के बाद जो भारत में सभी तो कोई जाते नहीं, शेष बची जो स्त्रियां घर में रह जाती है, उन स्त्रियों के द्वारा खुशी में क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है, स्वांग किया जाता है। उस स्वांग को अपन क्या कहते हैं? टूंटिया कहते हैं। नेक्स्ट क्रम में अपन लेंगे दोस्तों, लेंगे सीठनी। और ये तो चाहे आप 5 स्टार लगा दो, इतनी बार पूछा गया है जिसका कोई माप ही नहीं है। मैं एग्जामों के नाम लिख के थक जाऊंगा, ठीक है ना। मैंने तो एग्जाम दिए, उसमें कई बार इसको देख लिया। इसमें करते हैं क्या सर, जब बारात पहुंचती है ना, तो बारात पहुंचती है तो वो जो वधु पक्ष वाली महिला होती है, यानी वर पक्ष वहां पहुंचता है, तो वधु पक्ष वाली महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गाली वाले गीत गाए जाते हैं। सामूहिक रूप से सारे भारतीयों को क्या दी जाती है? गाली दी जाती है। और किसके द्वारा? वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा। तो आप इसमें देखेंगे वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारातियों को गाए जाने वाले गाली गीत छीटने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छीटने कहलाते हैं। अगले क्रम में दोस्तों अपन 15वां लेंगे, कामण। कामण क्या होता है सर? बहुत अच्छा है, और ध्यान रखना कई अब की बार पटवार ग्राम सेवक या रीट में आ नहीं जाए। दूल्हा जो होता है, तो दूल्हे कहता ना कि कहा जा रहा है तो दूल्हा बन के ही हो। तो दूल्हा बनते हैं तो जीवन में जिंदगी में दूल्हा कब कब बनता है? एक तो जब अपन जन्म लेते हैं ना, तो पहली जब होली आती है उस समय अपन को दूल्हे के रूप में बनाया जाता है बच्चे को, या फिर शादी होती है तो दूल्हा बनता है, या फिर अंतिम शव यात्रा निकलती है उस समय व्यक्ति को जो सजाया जाता है उसको दूल्हा बोलते हैं। यानी सारे जितने श्रृंगार करने होते हैं वो, तो अब दूल्हा बनेगा तो दूल्हे को हो सके नजर भी लग जाए। तो दूल्हे को नजर ना लगे उसके लिए गाए जाने वाले जो गीत होते हैं ना, दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? कामण कहलाते हैं दोस्तों। अगले क्रम में अपन दोस्तों लेते हैं 16वां रिवाज, कोयलडी। वधु की विदाई के समय सबकी आंखें नम रहती है, ठीक है ना, खुश थोड़े होते हैं। वधु वहां घर से निकल रही है बच्ची, तो वधु की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत, ठीक है ना, जो जुदाई के गीत गाए जाते हैं उसे अपन कोयलडी बोलते हैं। और कोयलडी वैसे लाड से बोले तो एक कोयल की भांति, पक्षी की भांति किस तरह बच्ची को बड़ा करते हैं और फिर उसको घर से विदाई देते हैं, तो हर किसी की आंखें नम हो जाती है। बस उसी की भरपाई के लिए यहाँ पे अपने आप ही स्वतः ही रिश्तेदारों की आंखों से आंसू आते हैं। उस समय जो गाए जाने वाले गीत होते हैं
महिलाओं द्वारा, वो कोयलडी कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन दोस्तों 17वां लेंगे, इसको समठूणी नाम से, और आते हुए भी अपना गलत हो जाता है और स्टार इसीलिए लगा रहा हूं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ये सर क्या होता है? पैराणवी। अब नाम से मालूम पड़ रहा है कि पहनने के लिए ये तो है, लेकिन ये कौन देगा? ये जो जितने भी बाराती होते हैं ना, बाराती यानी जो शादी में अपने साथ आते दूल्हे के साथ, तो बारातियों को दी जाने वाली भेंट तो कौन देगा सर? बारातियों को दी जाने वाली भेंट, तो ये भेंट देगा कौन? बारातियों को दी जाने वाली भेंट तो ये वधू पक्ष देगा, यानी वधू का पिता देगा। तो वधू के पिता द्वारा बारातियों को दी जाने वाली भेंट जो होती है वो पैराणवी या समठूणी कहलाती है। क्लियर दोस्तों? अगले क्रम में लेंगे अपन 18 दोस्तों, देखेंगे अपन विवाह का ही है, मांडा झांकना। 18वां जो रिवाज है मांडा झांकना, ये सर क्या होता है? थोड़ा सा नहीं सुन रखा है तो ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूल्हा शादी करके तो चला जाता है, ठीक है, उसके बाद में पियर वाले जाते हैं, दुल्हन को वापस भी लाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब दूल्हा प्रथम बार ससुराल जाता है तो दूल्हे का प्रथम बार ससुराल जाना, यानी कि जो शादी करने जाता है उसको प्रथम बार नहीं मानते, वो तो स्वाभाविक है कि जाएगा। तो शादी के बाद जब दूल्हा शादी के बाद जब प्रथम बार ससुराल में अपनी पत्नी के पास जाता है तो उस रस्म को मांडा झांकना कहते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो, वर द्वारा प्रथम बार ससुराल जाना। सर ये तो द्वितीय बार हो गया, द्वितीय बार नहीं, उस समय तो शादी हुई थी, वो तो जाना ही पड़ेगा, तब शादी होगी ना। प्रथम बार ससुराल जाना। और दोस्तों अपने मारवाड़ में तो रिवाज में थोड़ी सी बता दूं कि 2-4 अपने साथ में असिस्टेंट भी ले जाता है, वो भी उस दूल्हे की क्या करते हैं? देख रेख करते हैं, ठीक है ना, और शादी में भी साथ में रहते हैं, तो यहाँ भी ये साथ में ले जाता है। तो पहली बार जाने को अपन क्या कहेंगे? मांडा झांकना। 19वें क्रम वो है कोथला। सर कभी नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन लो मेरे से जुड़े रहिए। आपको सारे मैं नोट्स ऐसे अवेलेबल कराऊंगा कि एक भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कोतला। अभी क्या बोला था? मांडा झांकना, तो वर द्वारा प्रथम बार ससुराल जाना। अब वर द्वारा जब प्रथम बार ससुराल जाएगा तो कोतला क्या रस्म होती है? कोतला रस्म ये होती है कि जो ससुराल में पहली बार दूल्हा जाता है तो उसको खाली हाथ थोड़ी भेजा जाता है, तो खाली हाथ नहीं भेजा जाता, तो उसको कोई ना कोई सोने की चैन है, अंगूठी है, जैसी भी उसका सामर्थ्य है, किसका? वो ससुराल पक्ष का, तो कोई ना कोई उसको भेंट राशि दी जाती है और उसके बाद में वो वहां से ससुराल से विदा होता है। यानी प्रथम बार जब दूल्हा ससुराल जाता है उसको तो मांडा झांकना कहते हैं, और मांडा झांकने के बाद यानी घर रवाना जब होगा तो उस रस्म को कहते हैं कोतला। तो यहाँ पर लिखेंगे वधू पक्ष द्वारा वर को दी जाने वाली भेंट, क्या लिखेंगे? भेंट। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों अपन लेंगे 20वां रिवाज, कुंकड़ी की रस्म है। तो सर ये भी विवाह से संबंधित, लेकिन जो आम जातियां अपने होती है उनमें जो ये 19 तक पढ़ा है ये तो सब में लागू होते हैं, लेकिन ये कुंकड़ी की रस्म एक जनजाति है जो सांसी जनजाति होती है। सांसी जनजाति, सहरिया जनजाति, आपने नाम सुना होगा। तो इस सांसी जनजाति में एक स्पेशल रिवाज है सर, जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दी चरित्र के लिए, ठीक उसी तरह से उस वधू को भी ये अपनी पवित्रता की या चरित्रता की, पवित्रता या जिसे अपने चरित्र के बारे में कहते हो चरित्रता, यानी उसकी परीक्षा देना। किसके द्वारा? वधू द्वारा। किसके द्वारा? और किसमें? स्पेशल सांसी जनजाति में, बाकी में नहीं। पवित्रता या चरित्रता की परीक्षा देना, बाकी अन्य में अपने में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये स्पेशल रूप से ये कुंकड़ी की रस्म कई बार पूछते हैं कि कौन सी जनजाति में पाई जाती है, तो आप लिखना सांसी जनजाति में है। विवाह संबंधी कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, कुंकड़ी की रस्म कौन से संबंधित है? विवाह से, मूर्ति से, या फिर गर्भाधान से, या फिर इनमें से कोई नहीं, कैसे भी प्रश्न बना दे। तो आप स्पेशल ध्यान रखेंगे कुंकड़ी की जो रस्म 20वां रिवाज मैंने दोस्तों बताया है वो सांसी जनजाति के लिए है। अगले क्रम में अपन 21वां देखेंगे, और नेक्स्ट दोस्तों 21वां देखेंगे जिसे आप 2-3 नाम से कह सकते हैं। कोणा, चाहे तो इसको गोणा भी बोलते हैं, और इसका एक नाम है मुकलावा। अपने क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों,
कहते हैं कि बाल विवाह होता है। मेरा मानना है कि बाल विवाह नहीं होता है। सर आप ऐसा कैसे कह रहे हो? पढ़े लिखे शिक्षित आदमी बाल विवाह होते होंगे कुछ जनजातियों में, जहाँ पे वास्तव में विवाह होते होंगे, कोई समझ नहीं और वधू को भेज देते होंगे। अपने में ऐसा नहीं होता। जैसे किसी बाप के 4 लड़कियां हैं, अगर वो 4 बार शादी करेगा तो बेचारा मान लो एक बार में 10 लाख लगता है, 40 लाख का कर्जा उसके हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक साथ 4 लड़कियों की शादी कर दो, और जब शादी करने के बाद जो ससुराल भेजने योग्य यानी बालिग है उसको ससुराल भेज दो। बाकी को बालिग होने तक पिता अपने घर पे ही रखता है, ठीक है ना। और उचित अवसर आने पर 18 वर्ष जब पूर्ण कर लेती है उसके बाद में उसका क्या ओणा या गोना कराया जाता है, यानी उसको ससुराल भेजा जाता है। तो ये ओणा गोना या मुकलावा क्या होता है? विवाह के बाद, भले विवाह हो गया इसका मतलब ये नहीं कि ससुराल जाएगी। विवाह के बाद बालिग होने पर वधू का ससुराल जाना। ऐसा नहीं कि दूसरी कोई छोटी मोटी एक राशि जनजाति वगैरह है उनमें कर लेते छोटे बच्चों की शादी, अपने में ऐसे व्यवस्थित लोगों में नहीं होती। बाल विवाह होता है, लेकिन बाल विवाह आजकल तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, बाल विवाह होने भी नहीं देते। लेकिन वो सारे बाप अपना एक आर्थिक व्यय को कम करने के लिए एक साथ शादी करता है, लेकिन लड़की उसी को ससुराल भेजता है जो बालिग होती है, बाकी को अपने घर पे ही बड़ी करता है। जब बालिग हो जाती है तो वधू को, जब उस बच्ची को वो फिर क्या भेज देता है? ससुराल। जिसे उस रस्म को, यानी विवाह को तो पहले हो गया और विवाह के 10 साल बाद भेज रहा है, तो फिर उस समय जो किया जाएगा, जो दीपावली के अवसर पर अधिकतर होता है, अक्षय तृतीया पे भी होता है, तो जिसे फिर क्या कहेंगे? ओणा गोणा या मुकलावा। और एक रस्म और है विवाह संबंधी सर, बहुत अच्छी रस्म है, बड़ार। और दोस्तों इसके अंदर तो मैं 7 स्टार लगा दूं, कोई कमी नहीं। 7 स्टार क्यों सर? ये इतनी बार पूछा जा चुका है। इसको प्रीति भोज भी बोलते हैं, हम इसके नाम से मालूम पड़ गया क्योंकि जिमड़े में सब होशियार है। और बड़ार क्या होता है? प्रीति भोज। बड़ार आ गया तब तो फंस गए, प्रीति भोज तो समझ में आ गया सर, आप नहीं भी लिखोगे तो समझ में आ गया क्या है। तो बड़ार जो विवाह के अवसर पे जो भोज दिया जाता है ना, भले वधू पक्ष वाले भी देते हैं, वर पक्ष वाले भी, तो विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक भोज। तो ये दोस्तों थे अपने विवाह संबंधित कुछ प्रमुख रीति रिवाज 21-22 जो मैंने आपको बताया। अभी विवाह की रस्मों के बीच में भी कई बार विवाह वगैरह टूट भी जाता है, ठीक है ना। तो उसमें एक आध मैं जैसे आपको बता दूं, उसी रिवाज में नाता प्रथा, और इस पे तो 9 स्टार भले लगा दूं, इतनी बार पूछा गया है। ये नाता प्रथा क्या होती है? अधिकतरों में तो नहीं होती सर, जैसे राजपूतों के अंदर नहीं होती शायद, ठीक है ना। आजीवन बस पति मर गया तो उसको विधवा ही रहना है। बाकी अपने आम जनजातियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, आम जातियों में तो होती है नाता प्रथा। अब मान लो तलाक हो गया, तो वधू को छोड़ दिया, वर ने छोड़ दिया, वधू ने छोड़ दिया, दोनों का रिश्ता टूट गया। इसी स्थिति में क्या पूरी जिंदगी वो अकेली बैठेगी, अकेला बैठेगा? नहीं, तो नाता तो लाएगा ही। उस नाता प्रथा को, यानी कि दूसरी वधू लाना या दूसरे वर्ष से शादी करना, उस प्रथा को क्या कहेंगे? नाता प्रथा। और दोस्तों इसका ध्यान रखना, ये विशेष तौर पे कई बार पूछा जा चुका है। तो नाता प्रथा क्या होता है कि संबंध विच्छेद भी कभी हो जाए, मान लो शादी के बाद उनका संबंध विच्छेद हो गया, यानी इसको अलगाव या तलाक बोलते हैं। यानी तलाक हो जाने पर पुरुष या महिला ऑब्लिक पुरुष दोनों ही लिखता हो, अन्य के साथ शादी तो नहीं होती, वो एक प्रकार की समझौता ही होता है, शादी करना, यानी फिर पूरा जीवन उसी के साथ वो गुजारती है। तो ये दोस्तों थे आज के प्रमुख रीति रिवाज। और विवाह से अपन ने शुरू किए, अच्छी रस्मों से शुरू किया अपना राजस्थान। तो विवाह से संबंधित जो बढ़िया बढ़िया रिवाज थे, जो परीक्षा में आज तक पूछे गए, वो सारे रिवाज बताने की मेरी यथासंभव जितनी कोशिश थी वो मैंने की है। कैसा लगा दोस्तों आज का इवनिंग का सेशन? तो राजस्थान के आज अपन ने शुरुआत कर दी है, तो अब आपको राजस्थान, इंडिया सारे के वीडियोज मिलेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को मोटिवेट करें, ताकि मैं बढ़िया ढंग से आपके सामने, और भी मेरा जोश हौसला अफजाई होगा, तो आपके सामने बढ़िया बढ़िया चीज़ें एक से बढ़कर एक। राजस्थान पढ़ने में भी क्या होता है कि सारे टॉपिक इतनी मोटी किताब पढ़ लेते, उनको मालूम ही नहीं कि प्रश्न कहाँ से आते हैं।
और आप देख लेना रीति रिवाज से ये जो मैं 23 बताया उसमें से एक रिवाज, जैसे आपके पटवार भले परीक्षा हो या रीट की हो, उसमें आपको विवाह संबंधी एक प्रश्न और मिल जाएगा। अभी तो और भी रीति रिवाज खूब होते हैं, 16 संस्कार भी होते हैं, सब होते हैं। अगले सेशन में दोस्तों उनको और देखेंगे अपन। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय।